हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। और अभी तक दिख रहा है आपकी क्लास 11 फिजिक्स है, तो अभी तक हमने 4 चैप्टर कवर किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि हमने बोला था कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें बॉडी के स्टेट के बारे में, बॉडी की कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, विदाउट नोइंग द कॉज। अगर वो रेस्ट में है तो बस है, हमें नहीं जानना कि क्यों है। अगर वो मोशन कर रही है तो कर रही है, हमें नहीं जानना क्यों कर रही है। ये काइनेमेटिक्स था। अब यहाँ से वो क्वेश्चंस राइज अप शुरू होते हैं इस चैप्टर से कि अगर वो रेस्ट में है तो क्यों है, अगर वो मोशन कर रही है तो क्यों कर रही है। ठीक है, तो इसमें जिसको मैं बोलूँ तो लॉज ऑफ मोशन, मोशन के कुछ नियम हैं जो कि आप 9th में भी पढ़े हो। तो इस चैप्टर में सबसे पहली बात ये कि जो चीज़ इस चैप्टर का बेस है, जो चीज़ इस चैप्टर का बेस है, जो चीज़, जो क्वेश्चन मार्क का जवाब है कि मोशन क्यों होता है, हम किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करें एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को हमारे एकेडमिक सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर उनके बेसिस पे देखें कि उन्होंने क्यों हटा दिया, तो वो उन्होंने सोचा होगा कि अगर वो क्लास 9th में पढ़ के आए हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सारी चीज़ें क्लास 9th में हैं, इसलिए हटा दिया है। बट अगर हम नए नज़रिए से देखें तो वो सारी चीज़ें हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ से मिलता है। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ से मिलता है। मतलब कि एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत है, एक एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत है सारी चीज़ों को बताने के लिए। तो फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ। अगर हम बोले कि इस कैप को हमें ऊपर फेंकना है तो ऊपर तभी जाएगा जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ फोर्स आई थी। तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पुश और पुल इज़ नोन एज फोर्स, यही पढ़ते आए हैं। उसके बाद दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए कि एक्शन, एक्शन जो होता है वो फोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हटा दिया गया है। बट इस वीडियो में अभी आज के इस लेक्चर में जो भी 15-20 मिनट का हो उसमें वही चीज़ देखेंगे जो उन्होंने हटाया है। ठीक है, अगले लेक्चर से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना सिलेबस पढ़ेंगे। तो अभी तक इन्होंने इस चैप्टर में फोर्स का कंसेप्ट डिलीटेड पोर्शन में, फोर्स का कंसेप्ट पोर्शन हटा दिया है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तीनों का तीनों हटा दिया है। इसमें इंक्लूड होता है इनर्शिया एंड मोमेंटम, ये भी हटा दिया है, सारी चीज़ें हटा दी है। तो मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें ही डिस्कस करूँगा और स्पीड बहुत तेज़ होगी। बट अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्लास 9th का वीडियो देख लेना। मैं ये नहीं कहता कि आप देखोगे तो छोटे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर लगता है कि हमें सीखना चाहिए बेसिक से, तो आप क्लास 9th मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आप क्लास 9th का चैप्टर देखना, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, और जो भी पार्ट है 5-6 पार्ट हैं, सारी चीज़ें देख लेना। उन्होंने जितनी चीज़ें निकाली हैं सब आपका हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज़ें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूरत ना पड़े उन सारी चीज़ों की। आज जो डिस्कस करेंगे वो डिलीटेड पोर्शन ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फोर्स, मैंने बता दिया कि एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो आया फोर्स। फोर्स पुश और पुल बोलते हैं, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एक्शन इज नोन एज फोर्स बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड कर दिया जाए तो। अब
एक चीज़ आती है इसमें, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हमारे अंदर एक सिलेबस है, अभी उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम, इसके अंदर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। फोर्स आया, तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, वो सारी चीज़ें हमें सॉल्व करनी है, तो हम उसको देखेंगे। अभी वो देखें जो हमें नहीं देखना है। तो पहली चीज़, अब लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया से पहले आता है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया होता है रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस है जो मोशन को अपोज करता है। हम कहते हैं कि इनर्शिया इज ए टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं चाहता है, ठीक है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, ठीक है। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, ये इनर्शिया होता है, ठीक। अब कहते हैं कि इनर्शिया जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगी। जैसे हम बोले कि हमें एक साइकिल को रोकना है और एक बस को रोकना है। कोई चीज़ साइकिल चल के आ रही है, ठीक, तो उस साइकिल को हमें रोकना है, तो उसका मास कम है तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। बट अगर एक बस को रोकना होगा तो उसका मास ज़्यादा है, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये टेक्निकल की बात नहीं हो रही है, ब्रेक अप्लाई करने वाली बात नहीं हो रही है, एक्सटर्नल एजेंट से बात हो रही है, ओके। अब देखो, तो फिर लॉ ऑफ इनर्शिया आया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करना चाहेगा, अनटिल एंड अनलेस इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट सप्लाइड। कोई ऑब्जेक्ट तभी तक रेस्ट में हो सकता है जब तक हम उसको मोशन में लाने की कोशिश ना करें। कोई ऑब्जेक्ट तभी तक मोशन में रह सकता है जब तक हम उसको रोकने की कोशिश ना करें। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट सप्लाइड। तो यानी कि जो एजेंसी की बात हुई, जो न्यू एजेंट की बात हुई, वो हमारा फोर्स है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, मैं बस रिमाइंड करा देता हूँ। उसके बाद हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और इतना इम्पॉर्टेंट है कि डिलीट तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम 9th में पढ़े होते हैं तो याद हो कि ना हो ये पॉसिबिलिटी होती है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो होता था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। Rate of change of momentum is directly proportional to force applied and in the direction of applied force. Means that कि उससे पहले मोमेंटम देख लें। मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते थे, डैट इज मास इंटू वेलोसिटी, डैट इज P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ओके। ये अब उन्होंने बोला कि अगर सेकेंड लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बहुत इजी है, डिलीट कर दिए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट की जब भी बात होती है, अब देखो मतलब ये कि डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को पहले पकड़ो, मीन्स कि डेल्टा पी, और जब डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये रेट बन जाएगा, ओके। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, ओके। यहां से देखो, यहां से अब क्या करेंगे, तो इसको अगर समझना है, मुझे लाना है, तो मैं देखो क्या करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल में उसकी वेलोसिटी u है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल में उसकी वेलोसिटी u है, t टाइम बाद, आफ्टर टाइम t, उसका मास तो m ही रहता है बट उसकी वेलोसिटी भी हो जाती है, ठीक है।
एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल में वेलोसिटी u है, लेकिन t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। तो हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू। इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी। ओके, अब हमको क्या निकालना है, डेल्टा p, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, दैट इज T ले लो। टोटल T टाइम लगा है। ध्यान से चीज़ों को सुनो, मैंने पहले ही बोला है कि स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि मुझे इसी में वो सारी चीज़ें कवर करनी है जो उन्होंने हटा दिया है। ठीक है, अब देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P फाइनल मास इंटू वेलोसिटी माइनस m इंटू यू डिवाइडेड बाई T। दिस इम्प्लाइज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन T। ओके, अब मैं हटाता हूँ कुछ, यहाँ पे आता हूँ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी का चेंज और टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। दिस इम्प्लाइज F इक्वल टू k टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, और हमारे अर्थ सरफेस पे जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आप पहले पढ़े हो। ये हमारा सेकेंड लॉ था। ये कभी नहीं कहता है, सेकेंड लॉ कभी ये नहीं कहता है कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रियलिटी क्या है कि F इक्वल टू k टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे अर्थ सरफेस पे k की वैल्यू 1 होती है, हम k की वैल्यू 1 लेते हैं, इसलिए हम एक इक्वेशन कह रहे हैं कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बट जब हम दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे, जब मून पे जाएंगे, जब कहीं और जाएंगे, तो वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। मतलब कि न्यूटन लॉ जो होता है यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो सकता है। तो हमने सेकेंड भी पढ़ लिया, सेकेंड में मोमेंटम भी देख लिया, जो कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। उसके बाद हमने ये चीज़ निकाल ली। तो आप अगर यहाँ से समझ जाते हो तो ठीक है, अगर उससे भी आराम से समझना चाहते हो तो आपका 9th का लेक्चर्स जो पढ़े हैं उसको देख लेना, उस पर मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराए हैं। अब बहुत इस पे एप्लीकेशन बहुत सारे हमको अब पढ़ने हैं, हम लोग अप्लाई। देखो मेन टारगेट ये है कि उन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है, बट हम जब क्वेश्चंस करेंगे, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, हम मैकेनिक्स जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप बस बेसिक पता करो। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको ये भी याद होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब ये कि सीधे सीधे देखा जाए तो F1 2 इक्वल टू माइनस टेंस ऑफ F21 यही आता था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस लॉ में हमें ये चीज़ याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। मैं बोर्ड पे फोर्स लगाऊंगा, बोर्ड मुझ पे फोर्स लगाएगा। सारा खेल प्रॉपर बैलेंसिंग का है। हर चीज़ स्टेबल होना चाहता है, कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहता है। अभी हम लोग इसको मैकेनिक्स जब अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये उन्होंने हटा दिया है, लेकिन सारी मैकेनिक्स इस पे है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो सारी चीज़ें। तो बस थोड़ा याद रखना, बेसिक याद रखना और कुछ नहीं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये टू डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई होता है। एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ठीक है, सेकेंड चीज एक्ट एट द सेम टाइम, एक्ट एट द सेम टाइम। एक्शन टाइम जो होता है वो सेम होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो हमको जनरली ऐसे याद रहता है। इसमें दो चीज़ बस याद रखनी होती है कि ये डिफरेंट बॉडी पे लगता है बट सेम टाइम पे लगता है। ओके, ये याद रखना था। तो उन्होंने क्या क्या हटाया था, फोर्स हटा दिया, कंसेप्ट ऑफ फोर्स हटा दिया, इनर्सिया हटा दिया, लॉ ऑफ इनर्सिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, सब हटा दिया है। ठीक है, तो और इसी के बेसिस पे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है। तो जो उन्होंने हटा दिया है हम उसको देख लिए।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया जाएगा, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, बहुत इजी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं अभी देखो सिंपली बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़े क्यों हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़े क्यों हैं, 9th में पढ़े होंगे, बहुत लंबा मेथड से पढ़े होंगे, लेकिन अब देखो इतना आसान मेथड आपको बताता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है ध्यान से सुनो, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मास m है, वेलोसिटी v से चाहे u से, अगर वो मोशन कर रहा है और मैं उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, जिसके पास मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी दी हो, और उस सिस्टम पे मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूँ, तो जो हमारा मोमेंटम होगा, इनिशियल वाला मोमेंटम इक्वल टू फाइनल वाला मोमेंटम। जब एक चीज़ समझो, एक टॉय है, ठीक, एक टॉय है हमारे पास, ठीक है, ये मान लो टॉय है और ये u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और इसका मास मान लो मास कितना ले लें, 1 kg ले लें, ठीक है, मास 1 kg ले लें, तो इसकी मोमेंटम क्या होगी, 1 इंटू 10 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब कि मोमेंटम जो होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। बट आप ये सोचो कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्या इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब हम लोग सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, कैसे, जो हम पढ़े हैं उससे, ठीक है। ये तो 9th में जो था वो बड़ा बड़ा डेरिवेशन था, अब बड़ा वाले से हमको काम नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी है। देखो अभी पढ़ के आए हैं, अभी तुरंत पढ़ के आए हैं, डिलीट कर दिया हो तो क्या हुआ, मैं पढ़ के आया हूँ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मैं अभी पढ़ के आया हूँ ये, ओके। अब देखो, अब सारी कहानी ये है, इसको थोड़ा लिखो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ओके। अब जब मैं उस पर कोई, या इसको और थोड़ा सजा दो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सुनो 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 मेरे दोस्तों, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ कर देता हूँ, रुको, क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इंप्लाइज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी, ओके, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब देखो, बस इसमें याद ये रखना था, तो अब ये हुआ। अब बताओ कि अगर मैं इसको बोलूं कि एफ इक्वल टू के टाइम्स डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, यही बनेगा। बस इसमें लिमिट वाली याद रखनी थी जो हम यूज करते आ रहे हैं। ये क्या है, ये एवरेज चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अब कहानी ये है मेरे दोस्तों कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई ही नहीं करता हूँ, अगर मैं बॉडी पे F0 कर दूँ, अगर मैं बॉडी पे F0 कर दूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं करूँ, तो इसमें पुट करो ज़रा, तो 0 इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है, 0 इक्वल टू के टाइम्स डी पी बाई डी टी, के की वैल्यू 1 होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ कि ये डिफ्रेंसिएशन है, हमने क्या किया है कि हमने मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, हमने मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, जिसकी वैल्यू 0 आती है। और 0 किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। 0 किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इट मीन्स दैट कि डी पी बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया।
हमने बोला कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्या लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दिस इम्प्लाइज हमारा जो बन गया वो डी पी बाई डी टी बन गया। ओके, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, ये आया। अब ने बोला कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं करता हूँ, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो है, जीरो पुट कर दो। और जीरो किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? कांस्टेंट का होता है, यानी कि ये कांस्टेंट है। मीन्स दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, मीन्स दैट कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लेकिन कब? जब हम एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं करते हैं तब। तो अभी हम इतना रखते हैं इस वीडियो में। अब आगे से जो भी है हम सिलेबस पढ़ेंगे, और फोर्थ चैप्टर जो कि लॉज ऑफ मोशन या एनएलएम के नाम से भी जाना जाता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब जो इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे, इसमें मैंने बस इतनी चीज़ बताई, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इनर्शिया का कंसेप्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बस याद रखना और कुछ मत करना, बस याद रखना, फॉर्मूले याद रखना। थोड़ा बहुत 10-15 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना 9th की बुक से, अपने बुक से 11th की, ताकि थोड़ा रिकॉल बैक हो जाए। और हम नेक्स्ट वीडियो से सीधे सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जो कि है ये डिलीटेड का रिमाइंड था, उन्होंने डिलीट किया, इट्स ओके, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये बेस है। अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, अगर हमें बेस के बारे में पता नहीं होगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की जितने भी पार्ट हैं वो देख लेना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ें हैं। इसको मैंने बस ओवरव्यू में लिया है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक।